हाय एवरीवन, वेलकम बैक एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास सीरीज है हमारी। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम करेंगे सेक्शन 9। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। एक डे टू डे लाइफ का मैं ऑब्जर्वेशन आपको देती हूँ, आप मुझे समझ कर बताना। सेक्शन 9 यही है। हम डोमिनोज जाते हैं या हम मैकडोनल्ड्स जाते हैं, तो हम काउंटर पर पहले पैसे देते हैं, उसके बाद हमें ऑर्डर मिलता है ना। लेकिन जब हम डाइनिंग के लिए किसी फाइन रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां पर हम पहले जाकर बैठ जाते हैं, फिर ऑर्डर देते हैं, फिर वो खाना लेकर आता है, फिर हम खाते हैं, फिर हम उसके बाद उसे पेमेंट करते हैं। इन दोनों कॉन्वर्सेशंस में क्या फर्क है? यही है सेक्शन 9। मतलब जब आप गए, मैकडोनल्ड्स गए, आपने बोला कि ये मेरे को ये वाला मेन्यू, मतलब मेन्यू में से मुझे ये चीजें चाहिए, आपने पैसे दिए और आपने ले लिया वो। ये है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप डाइन इन करने गए फाइन रेस्टोरेंट में, आपने वहां पे ऑर्डर करा, खाना आया, खाना खाया, बाद में पे करा, तो द मोमेंट यू ऑर्डर द फूड, तुमने इस चीज के लिए इम्प्लाइडली एग्री करा कि भाई मैं जो खाना खा रहा हूँ ना, इसके लिए मैं पेमेंट करूंगा बाद में। ये है सेक्शन 9। तो क्लास तो वैसे खत्म हो गई, हो गया सेक्शन 9। पर फिर हम पेपर में लिखेंगे क्या? तो चलो देखते हैं पेपर में क्या लिखना है। देखो, इसकी हेडिंग है कॉन्ट्रैक्ट्स विद और विदाउट वर्ड्स, ठीक है। तो सेक्शन 9 का हेडिंग है प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। तो देखो, पहले बेयर रीडिंग करते हैं हम। सेक्शन की क्या कहता है? इट सेज इन सो फार एज अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिसेस मेड इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। मतलब जब आप बोलकर करते हैं या लिख कर करते हैं, तो उस ऑफर या एक्सेप्टेंस को हम एक्सप्रेस कहते हैं। In so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied। मतलब इसके अलावा अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से या किसी जेस्चर से उस चीज को करते हैं, तो वो इम्प्लाइड कहलाता है। जैसे अब ध्यान से समझना, मैंने तुम्हें बोला कि तुम मैकडोनल्ड्स के काउंटर पर गए, तुमने बोला मुझे ये चीजें चाहिए और तुमने पैसे पे कर दिए इमीडिएटली, सेल्फ सर्विस सिस्टम। तो इस पे कौन सा तुम प्रोविजन लगाओगे? इट सेज इन सो फार एज द प्रपोजल, आपने बोला मुझे ये चाहिए, और एक्सेप्टेंस होने का ठीक है, ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, आपने बोलकर बोला, ठीक है। और ये आप लिखकर भी बोल सकते थे। जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं ऑनलाइन, तो आप लिखकर करते हैं। तो द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। समझ आ गया? सेकेंड, आप जाकर रेस्टोरेंट में बैठ गए, आपने मेन्यू से फूड ऑर्डर करा, आपके पास खाना आया, आपने खाना खाया। तो आपने जैसे ही खाना ऑर्डर करा, आपने इस बात के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऑर्डर देते हुए ये कंफर्म कर दिया कि भाई चिंता ना कर, मैं पे करके जाऊंगा। तो इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। तो जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया मैकडोनल्ड्स का और फाइन डाइन का, तो उसमें यही देखो, एक अगर हम ग्रोसरीज सुपरमार्केट, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे सुपर मार्चे है ना, ये 24/7 है। आप यहाँ वहां पर जाते हैं, सामान सेलेक्ट करते हैं, काउंटर पर आते हैं, या आप मदर डेयरी के सफल के बूथ पर भी चले जाओ, है ना। उसमें हमारा कोई वर्बल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेस नहीं करता। हम वो बास्केट लेते हैं, उसमें सारी सब्जियां डालते हैं, जो भी हमें चाहिए सब ग्रोसरीज डालते हैं, और लास्ट में आकर काउंटर पर खड़े हो जाते हैं। वो फटाफट क्या कहते हैं उसका, क्यूआर कोड पढ़ते चले जाते हैं और बिल बनाते चले जाते हैं। तो इसका मतलब है जो जो आइटम्स का बिल बन गया है, नाउ यू आर ऑब्लिगेटेड टू पे। आया समझ? तो छोटी सी बात है। अब इसे ऐसे, अब देखो पेपर में कंटेंट लिखने का नंबर है, और ये कंटेंट है जो आपने पेपर में लिखना है इन ऑर्डर टू स्कोर वेल, क्योंकि लाइन तो दो में ही डिफाइन कर दिया उन्होंने सेक्शन। अब आप एक ही बात को 10 तरीके से, अलग अलग तरीके से कैसे बताओगे, सो दैट आप उस चीज पर काम कर सको, है ना, स्कोर कर सको। तो देखो, रियल लाइफ एग्जांपल है एक्सप्रेस प्रॉमिस के। अगर आप मोबाइल फोन, जैसे आप पोस्टपेड कनेक्शन लेते हैं या प्रीपेड भी लेते हैं, जैसे आप जियो का रिचार्ज कराते हैं, वोडाफोन का रिचार्ज कराते हैं, तो आपने देखा होगा वो बताते हैं आपको कि 500 पर मंथ में आपको क्या क्या मिलेगा, ये कॉल्स मिलेंगी, ये डेटा मिलेगा, इतने एसएमएस मिलेंगे, है ना। तो आपने उसे 500 रुपए दिए, 500 बदले में आपको वो सारी चीजें मिली, लेकिन ये सारा काम लिखित हुआ है। लिखित हुआ है मतलब उन्होंने तुम्हें बताया है। अगर आप किसी गांव में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम किसी बूथ पर चले जाते हैं कि भैया रिचार्ज कर दो। जब वो हम रिचार्ज करवाते हैं, तो उससे पूछते हैं ना कि भैया बताओ इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, वो वर्बल है। आगे समझ? तो ये है रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्रेस प्रॉमिस का। दूसरा, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे आजकल एप्पल का नया फोन सिक्स सिक्स आईफोन आईफोन 6 आया हुआ है ना, तो गए आप, आपने पूछा भैया कितने का है ये, तो उन्होंने बोला, खैर यहाँ तो मैंने 20,000 लिख दिया, उन्होंने बोला 1,20,000 का, 1,40,000 का। वर्बल हो रहा है ना ये सारे का सारा।
ठीक है। तो आपने बोला अच्छा ये लो मेरा कार्ड स्वाइप कर लो और मुझे फोन दे दो। तो ये जो भी कम्युनिकेशन, जो भी कॉन्वर्सेशन तुम्हारे बीच में हुई है वर्बली, देखो मैं तुमसे बार बार यही कहती हूँ कि प्लीज डे टू डे लाइफ में आप जो वर्ड्स यूज करते हैं उन्हें ऑब्जर्व करना सीखो। द डे यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट, तुम्हें लॉ इतना आसान लगेगा ना, इट विल बी लाइक फ्लाइंग हाई विदाउट एनी लिमिट्स। सीरियसली इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है ये सब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है सर्विस एग्रीमेंट्स। अब जैसे मैंने सुबह अपना नंबर बुलाया था, मेरी टंकी काम नहीं कर रही थी, लीक हो रही थी, तो 2,000 तो नहीं, मैंने तो खैर उसे 500 रुपये ही दिए थे। तो मैंने उससे पूछा भैया क्या लोगे, उसने बोला 500 रुपया। मैंने कहा ठीक है आप कर दो। ये सारा काम हमारे बीच में वर्बली हुआ। लेकिन अगर मैं उसी प्लम्बर की सर्विसेज अर्बन कंपनी से लेती, तो अर्बन कंपनी वाले सारा काम रिटर्न में करते हैं, स्लॉट फिक्स करो, ये पे करो, आई पे कैश, आई पे ऑनलाइन, पता नहीं क्या मेरे से वो साइन करवा लेते हैं ना। तो इस ऐसे समझ लो कि जो तुम्हारा लोकल सोसाइटी का प्लम्बर है उसे आप फोन करके बुला लेते हो, भैया आ जाओ जरा जल्दी काम कर दो। लेकिन अगर आप वही सर्विसेज अर्बन कंपनी के थ्रू लेते हो तो वो सारा एग्रीमेंट एक्सप्रेस में चला जाता है। तो सेक्शन 9 यहाँ डिवाइड हो जाता है। आगे समझ। तो इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्वर्सेशन स्किल्स। अब हम बात करते हैं इम्प्लाइड प्रोमिसेस की। जैसे मैंने आपको बोला कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर करते हैं फूड, और अपना खाना खाने के बाद ही तो पे करते हैं ना। आप ये थोड़ा ना बोलेंगे भाई पैसे हैं जेब में देख ले मेरे को खाना खिला दे, ऐसा नहीं है। तो द मोमेंट यू गो एंड सिट देयर एंड ऑर्डर योर फूड, इट मीन्स दैट यू हैव इम्प्लाइडली प्रोमिस्ड दैट आई विल पे, डोंट वरी वरना मैं तुम्हारी प्लेटें साफ कर दूंगा बाद में। ठीक है। नेक्स्ट आता है उबर। अगर आप उबर बुक करते हैं तो एक्सप्रेस है, आप ऐप के थ्रू कर रहे हैं, सारा काम रिटर्न में हो रहा है। लेकिन अगर आप जैसे पुरानी मूवीज देखो, बॉम्बे में टैक्सी हम हाथ देकर रोक लेते थे, है ना, वो क्या है, वो वर्बल है। ऑटो आप हाथ देकर रोक लेते हैं, वो वर्बल है। आप प्राइवेट टैक्सी कर लेते हैं जाकर टैक्सी स्टैंड पर, वो वर्बल है। समझ आ गया? आ गया समझ? अच्छा। अब हम बात करते हैं, दोस्त से किताबें तो लेते ही है ना हम, हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मैं भूल आया हूँ मेरे को दे दे। तो जब आप उससे मांगते हैं कि भाई अपनी किताब दे दे, आपने तो एक्सप्लिसिटली मांगा है कि दे दे, पर ये इम्प्लाइड प्रॉमिस तो है ना कि आप उसे पढ़ने के बाद वापस कर दोगे। दो, आपने कोई फॉर्मल प्रॉमिस नहीं करा, और अगर आप वापस नहीं करते हैं ना तो फिर क्रिमिनल चार्ज लगता है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का। ठीक है। इट डज नॉट अमाउंट टू थेफ्ट बट यस इट अमाउंट्स टू क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा। अब हम बात करते हैं मैकेनिक सर्विसेज की। मैकेनिक सर्विसेज का मतलब हो गया कि आप, जैसे मैं गाड़ी लेकर जाती हूँ सर्विस के लिए, है ना, तो मैं ये थोड़ा ना बोलती हूँ कि भैया ये कर दो, मुझे तो कुछ पता नहीं, मतलब आई एम नोविस, बिल्कुल मेरे को नहीं पता कि क्या होता है। तो उसको पता है मैकेनिक को कि जो नेसेसरी रिपेयर है वो करके देगा एक रीजनेबल अमाउंट में। तो ये क्या है, ये इम्प्लाइड है ना, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो सीधी सी बात है, सिंपल एक्सप्लेनेशन, जब आप पेपर में लिखेंगे, आप सेक्शन 9 लिखेंगे, उसके दो एरो बनाएंगे। एक एरो में लिखेंगे एक्सप्रेस प्रॉमिस, दूसरे एरो में लिखेंगे इम्प्लाइड प्रॉमिस। एक्सप्रेस में लिखेंगे, फिर आगे दो एरो बनाकर वर्बल और रिटर्न, और इम्प्लाइड में लिखोगे कि understood from the conduct of the or behavior of the parties. Now this is the best thing that you can do. It seems like एग्जामिनर के ऊपर ये इंप्रेशन जाता है कि भाई इस बच्चे को आता है और इसने थॉरो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हुए हैं। तो सेक्शन 9 का दूसरा नाम क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि ये रिटर्न और स्पोकन वर्ड से नहीं होती है, ये आपके जेस्चर से होती है, या आपके एक्शन से होते हैं, या सर्कमस्टेंसेस से होती है। अब देखो, जब हम क्रिमिनल लॉ शुरू करेंगे ना तो उसमें तुम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी पढ़ोगे। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब क्या है कि आपके बिहेवियर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इस डॉक्ट्रिन को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब डिस्प्यूट होता है ना लोगों के बीच में, तो सबसे पहले यही बोलते हैं, यार मैंने ऐसे थोड़ा ना बोला था, यार मैंने ये तो नहीं कहा था। तो उन्हीं चीजों का आपने सॉल्यूशन निकालना है कि भाई आपने जो वर्ड्स यूज करे थे वो किस वे में थे और उनका मतलब क्या था। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक बात पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ही होने चाहिए। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, या तो आपके एक्सप्रेस बिहेवियर से आएगी, या वर्बल बिहेवियर से आएगी, या इम्प्लाइड बिहेवियर से आएगी। तो चलो कुछ केस लॉस देख लेते हैं। अपना रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पॉवेल का केस है। इसमें पॉवेल अंकल के घर पे, फार्म हाउस पे आग लग गई है, और बिना उन्होंने कोई फोन वोन नहीं करा फायर ब्रिगेड को, लेकिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो फायर ब्रिगेड था वहां पे चला गया, एंड दे माइट हैव बीन चार्जिंग समथिंग। लेकिन पॉवेल अंकल ने उसे पैसे देने से मना कर दिया, कहते हेल्प तो मांगी नहीं थी मैंने, तुमने भेज कैसे दिया। तो यहाँ पर इशू ये था कोर्ट के सामने कि वेदर एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। कोर्ट ने कहा यस, तुम फोन ना भी करो, आसपास के घर जल जाते,
तो सर्विस तो तुम्हें रिक्वायर्ड थी ना, यू विल हैव टू पे द चार्जेस। ये थोड़ा ना तुम्हारे घर में आग लग रही है और तुम कह रहे हो मैंने तो फायर ब्रिगेड ने मंगाई थी सर, मैं तो पैसे नहीं पे करूंगा अगर इन्होंने मेरे घर की आग बुझा दी है तो ये सीन नहीं है यहाँ पर। अगला केस है बेल्फर वर्सेस बेल्फर का। ये केस तो मैं तुम्हें मेरे ख्याल में पता नहीं कितनी क्लासेस में करा चुकी हूँ। तो देखो तुम हर केस को मेंशन कर सकते हो, बस वही है लिखने का तरीका और समझ का तरीका कि तुम इसको कैसे समझकर किस पर्सपेक्टिव में लिख कर आ रहे हो। तो इसमें देखो हस्बैंड ने वर्बली प्रॉमिस करा था ना कि मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा, ठीक है। अब कोर्ट ने ये डिसाइड करना कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। तो कोर्ट ने पहले तो ये बोला कि भाई ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है और लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा, कोर्ट ने ये बोला कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, जो यहाँ पर नहीं है। तो वर्बली जो आपने बोला है, अगर इंटेंशन आपका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं है तो वो रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। ये बेल्फर वर्सेस बेल्फर के केस में बोला गया था। अब याद है मैंने तुम्हें सेक्शन 4 सेक्शन 5 में, हाँ सेक्शन 5 में कराया था कि जब हम टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं उसमें हमने ये केस पढ़ा था भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम लाल एंड कंपनी का। अब वो केस टेलीफोन के थ्रू है। तो यहाँ पर आपको यही बोला गया है कि कभी कभी ऐसा होता है बात करते करते बीच में लाइन कट जाती है, पर हाँ उस बात का मीनिंग हम समझ सकते हैं। तो उस मीनिंग को समझकर अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो सेक्शन 9 एप्लीकेबल होता है और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट केस है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का। ये केस हम तब भी पढ़ेंगे जब मैं तुम्हें कंसिडरेशन का चैप्टर कराऊंगी। तो केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस में ये बोला गया, अभी मैं सिर्फ तुम्हें पॉइंट सेक्शन 9 के हिसाब से समझा रही हूँ, कि कभी कभी सामने वाले के बिहेवियर से हम उन चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसे एक इंटेंशनल रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। इसे मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी में समझा देती हूँ सो दैट तुम्हें केस क्लियर हो जाए। मैं भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ, ठीक है, मैं रोज मंदिर जाती हूँ। तो मैं एक दिन मंदिर गई, वहां पर गड्ढा हो रखा था, मेरा पैर आ गया उसमें और मैं गिर गई। तो वहां सामने पंडित जी मुस्कुराए धीमे धीमे, मैंने उन्हें बोला, मैं कहा पंडित जी ये क्या है। उन्होंने बोला बेटा कोई भक्त करा देगा किस दिन। तो मेरे को बड़ा आया, मैं कहा चलो मेरा नाम भी लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में कि ये कार्य श्रीमती वंदना बेरी के द्वारा करवाया गया। सो आई कॉल्ड अप अ कॉन्ट्रैक्टर। मैंने उसे बोला, मैं कहा भाई मंदिर में ना टाइल लगवानी है और ये काम करना है। अब वो बंदा मंदिर की बात है यार, वो थोड़ा ना मेरे पास आकर बोलेगा कि भाई लिखित में दो कि आप पैसे पे करोगी, ये है वो। उसे पता मंदिर में खड़ा तो झूठ थोड़ा ना बोलेगा मेरे साथ, फिरकी थोड़ी ना लेगा। जैसा मैंने कल पी के देखी तो मुझे वर्ड याद आ गया, फिरकी। तो उसने भी कहा ठीक है मैडम मैं कर दूंगा। वो आया, उसने काम करा, और जब उसने बिल रेज करा मैं कहा यार क्या बात करता है, भगवान के नाम पर पैसे मांग रहा है, ऐसे नहीं होता है। उसने बोला मैडम देखो, आपने भगवान के नाम के लिए अपना नाम लिखवाया है ना, मैंने नहीं करा, मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, तो पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ ये केस था। तो कोर्ट ने क्या बोला कि भाई एक तुम्हारी सेंटिमेंट्स होते हैं, है ना, रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, आप उनको हर्ट नहीं कर सकते। तो इस बात पर इज्जत रखते हुए या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर अगर कोई बंदा आकर काम कर रहा है मस्जिद में या मंदिर में या कहीं और भी, आपको उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। यह है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस। अगला केस है निहाती जूट मिल्स वर्सेस हयाली राम जगन्नाथ का। यहाँ इस केस में भी यही बोला गया था कि जैसे ही दोनों पार्टीज अपने बिहेवियर से एक दूसरे को ये कन्वे कर देती हैं कि भाई हम इंटरेस्टेड हैं लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने में, और माइंड इट, लीगल रिलेशनशिप तब क्रिएट होता है जब आप मार्केट में होते हैं। घर में हम लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक कहावत है, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, समझ आ गया। तो बाजार में भाईबंदी नहीं चलती, है ना। एक कहावत और भी है कि भैया जो ज्वेलर्स होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते, वो इतनी सी चेन काट ही लेते हैं अगर टांका लगवाने जाओ तो ये वो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। कि लीगल इंटेंशन का मतलब क्या है, लीगल इंटेंशन का मतलब ये है कि भाई मार्केट में कोई बंदा भाईबंदी करने के लिए नहीं बैठा है, कमाने के लिए बैठा है। और उसके बिहेवियर से हम ये एज्यूम कर लेते हैं, हम ये इम्प्लाई कर लेते हैं कि भाई हाँ ये पार्टी इंटरेस्टेड है। मैं गई उसके पास, मैंने बोला भाई इसके ऊपर कवर लगा दे, फोन के ऊपर क्या लगाते हैं वो स्क्रीन लगा दे। उसने लगा दी। अब मैं बोलूँ क्या हो गया अगर पैसे कल ले लियो यार, ऐसी कोई बात नहीं, तो मुझे पे करना पड़ेगा ना। चलो मैंने बोल कर नहीं बोला, मैंने उसे जाकर फोन दिया, उसने देखा स्क्रीन टूटी हुई है, उसने उस पे नया क्या बोलते हैं, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन गार्ड बोलते हैं शायद, स्क्रीन गार्ड लगा दो, उसने लगा दिया उतार कर। अब मैं थोड़ा ना ये बोलूंगी कि मैं पे नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये रही तुम्हारी क्लास। सेक्शन 9
ऐसे नहीं आता है कि आपको सेक्शन 9 का शॉर्ट नोट आएगा। सेक्शन 9 आपको आता है केस लॉस में। देखो ध्यान से समझना, जब हम आंसर लिखते हैं ना, आंसर इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि सामने वाले को ऐसा लगे कि भाई मतलब पढ़कर मजा आ गया, मतलब उसका मूड जो भी खराब है ना वो ठीक हो जाना चाहिए तुम्हारा आंसर पढ़ के, इतना उसे मजा आना चाहिए तुम्हारा पेपर चेक करते हुए। तो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 3 to 9 मैंने कवर कर दिया है। आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया है। और समझ आ गया है तो प्लीज, मैंने देखा है मेरे ज्यादातर जो व्यूअर्स होते हैं वो अनसब्सक्राइब्ड होते हैं, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो थोड़ा सा, है ना। और लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। और अगला चैप्टर शुरू करेंगे सेक्शन 10 से। मोस्ट प्रोबेबली कल, नहीं तो परसों वीडियो अपलोड करूंगी। सी यू देन, बाय टिल देन।